हमें भेज देता हूँ। पोटेंशियल का तो तुम करना स्टार्ट कर दो सारे क्वेश्चन। पोटेंशियल का ना मैं कल एक क्लास लूंगा एंट्रेंस की, तो कल ना मैं पोटेंशियल के ही क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है? तो तुम लोग को आइडिया मिल जाएगा उससे। देखो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर, नया चैप्टर ये कैपेसिटर्स। अगर हम बात करते हैं कैपेसिटर्स की ना, तो कैपेसिटर्स होते हैं, मैंने बताया था तुम लोग को कि हम लोग को 3 वर्ड पढ़ने थे। कैपेसिटर एक ऐसा बॉडी जो चार्ज को स्टोर करता है या एनर्जी को स्टोर करता है, उसको हम कैपेसिटर बोलते हैं। दूसरा वर्ड मैंने बताया था तुम लोगों को कैपेसिटी, ठीक है? कैपेसिटी मतलब हर चार्ज को अपनी हर चार्ज की एनर्जी स्टोर करने की अपनी कैपेसिटी होती है। अगर हम उससे ज़्यादा चार्ज उसको दे देते हैं, तो वो चार्ज क्या करता है, लीक कर जाता है, बाहर निकल जाता है। फिर मैंने तीसरी बात बताई थी कि कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या था? कोई भी बॉडी हो, अगर मुझे उसके पोटेंशियल को, ठीक है, 1 वोल्ट से बढ़ाना है, तो जो मुझे चार्ज देना पड़ेगा उसको, उसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस, ठीक है? मान लो एक तुम्हारे पास एक कोई बॉडी है, ठीक है? कोई भी अ है जिसका पोटेंशियल है 0 वोल्ट, ठीक है? उसका पोटेंशियल मुझे धीरे-धीरे 1 वोल्ट से बढ़ाना है। तो जो मेरे को चार्ज देना पड़ेगा वहाँ पे, उसको हम लोग बोलेंगे कैपेसिटर। ये पता कुछ ऐसी बात हो गई, जैसे मान लो एक बकेट है या एक टब है, टब में पानी भरना है मेरे को, पानी की हाइट मेरे को ना 1 मीटर लानी है। 1 मीटर लाने के लिए मेरे को पानी देना पड़ेगा मान लो 4 लीटर। ये 4 लीटर जैसे 1 मीटर को बढ़ाने के लिए है, वैसे ही पोटेंशियल को तुम हाइट से कंपेयर करो ना, तो जो 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए मेरे को जो चार्ज देना पड़ेगा, उसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस। टोटल पानी मेरे को देना पड़ेगा मान लो 20 लीटर पूरा बकेट भरने के लिए, और 20 लीटर में पानी जो है उसके बाद पानी ओवरफ्लो करने लग जाएगा। इन द सेम वे कोई कैपेसिटर है, ठीक है? हम उसको चार्ज दे सकते हैं मान लो 100, 100 चार्ज देने के बाद वो चार्ज क्या करेगा, लीक होना स्टार्ट हो जाएगा। ये क्या हो गया, उसकी कैपेसिटी होगी। और अगर हमको 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जो हमको चार्ज देना पड़ेगा मान लो 40 या मान लो 4, तो वो 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए हमको जो चार्ज देना पड़ेगा, वो क्या कहलाता है, कैपेसिटेंस। क्लियर? अगर हमसे बोल दिया जाए कि 100 कूलम, जैसे कि 4 या मान लो 4 कूलम है, ठीक है? तो पूछा जाएगा कि बताओ ये कितना मैक्सिमम वोल्टेज ले सकता है? तो 100 कूलम चार्ज अगर मैक्सिमम ले सकता है, तो पूछा जाएगा कि मैक्सिमम वोल्टेज कितना इसका बन सकता है? तो ऑब्वियस सी बात है, अ, इसका वोल्टेज जब 100 कूलम चार्ज देंगे तो इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू CV। इसका C पता होना चाहिए मेरे को। मान लो C इसका कितना है, 4 है। Q इक्वल टू CV, तो Q C कितना है इसका, 4 है। क्योंकि 1 वोल्टेज बढ़ाने के लिए हमको कितना चार्ज देना पड़ा है, 4 कूलम। C कितना हो गया, 4। वोल्टेज 100 कूलम चार्ज को मैक्सिमम दे सकते हैं, मतलब 250 वोल्ट। इसके बाद इसमें से अगर 250 वोल्ट इसका हो जाता है, तो चार्ज इसमें से निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो मैंने जो तुम्हें समझाया ना, ये थोड़ी एनालॉजी से समझा दी मैंने कि कैसे बकेट से हम कंपेयर कर सकते हैं कैपेसिटेंस। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, सबको बोलो। जै जैसे पानी के बकेट यस। में मॉलिक्यूल्स होते हैं, वैसे चार्ज होता है। जैसे बकेट में हाइट होती है, वैसे पोटेंशियल होता है। 1 लीटर बढ़ाने के लिए जो हम पानी देते हैं, ठीक है? वैसे हमको 1 वोल्टेज बढ़ाने के लिए चार्ज देना पड़ेगा। 1 वोल्टेज चार्ज बढ़ाने के लिए जो हम चार्ज देते हैं, उसको हमने बोल दिया प्यार से कैपेसिटेंस। क्लियर? वोल्टेज V बढ़ाने के लिए चार्ज Q, 1 बढ़ाने के लिए चार्ज Q बाय V, ठीक है? दिस इज कॉल्ड एज़ कैपेसिटेंस। C क्या हो गया Q बाय, सर एक डाउट। क्या बोलो? सर अगर कैपेसिटी बढ़ाते हैं किसी कैपेसिटर की, तो उसका कैपेसिटेंस चेंज होगा? नहीं, देखो कैपेसिटेंस, मतलब सर नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वोल्ट सेम रहेंगे? हाँ, कैपेसिटेंस होता है ना, मैं तुमको आगे जाके बताऊँगा कि कैपेसिटेंस बॉडी के शेप, साइज़ और मीडियम पे डिपेंड करती है। उस पे हम लोग आएँगे, ठीक है अभी? मैं तुम्हें समझा दूँगा वो।
कैपेसिटेंस शेप अगर मीडियम पे डिपेंड करती है। अच्छा, अभी कैपेसिटेंस का यूनिट क्या हो जाएगा? कैपेसिटेंस का यूनिट हो जाएगा कूलम पर वोल्ट। एक सवाल मैं तुमको दे रहा हूँ, मेरे को बताओ, ये क्वेश्चन है 1 मार्क का, एग्जाम में आ चुका हुआ, बोर्ड एग्जाम में। हाँ, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ खाली, बस एक बार मैं, फिर अभी क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसमें से बताओ, एक रिलेटेड क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं करवा देता हूँ। Q और B, बताओ किसका कैपेसिटर ज्यादा है, ए का कि बी का? सब कुछ सोचो। क्वेश्चन रिपीट करो ना। किसका कैपेसिटेंस ज्यादा है, ए का कि बी का? 1 मार्क क्वेश्चन आ चुका हुआ बोर्ड में, क्या बोलते हो, सबको बोलो। ओके, सबको बोलो। ओके, सही है, सही है, वेरी गुड, सही है। ड्रॉ कर दो लाइन फॉर सेम वोल्टेज, सही है जैसिका, वेरी गुड, सबका सही है। फॉर सेम वोल्टेज, ठीक है। अ, अगर हम देखें तो ए के लिए चार्ज ज्यादा है, बी के लिए चार्ज कम है, देखो तो, है ना। ए के लिए चार्ज ज्यादा है, बी के लिए चार्ज कम है, तो क्यू ज्यादा है अगर ए के लिए, ए का कैपेसिटेंस कैसा होगा, ज्यादा होगा, है ना। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने तुम लोग को बताया था लास्ट क्लास में कि कैपेसिटेंस, फिर मैंने बोला था कि जो कैपेसिटेंस होता है, हमने देखा था कैपेसिटेंस किसके लिए, एक स्फीयर के लिए, और मैंने बोला था कि इसका कैपेसिटेंस आता था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ रहा था। और मैंने बोला था कि कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम पर वोल्ट होता है, जिसको हम लोग फेराड बोलते हैं। और मैंने बोला था कि एक फेराड कैपेसिटर बनाने के लिए तुमको एक स्फीयर चाहिए जिसका क्या कहते हैं, रेडियस 9 × 10⁶ किलोमीटर होना चाहिए। 9 × 10⁶ किलोमीटर, है ना, मतलब, हाँ, क्या कहते हैं, 100 यूनिट, टेंस 100, 1000, 10,000, लाख, ठीक है, 30, हाँ, ठीक है। अब ये मतलब 9 लाख किलोमीटर, ठीक है, इतना होना चाहिए। और मैंने बोला था कि हमारे अर्थ का रेडियस है 6,400 किलोमीटर, अर्थ का रेडियस 6,000 है, और हमको चाहिए 9 लाख, मतलब तो इम्पॉसिबल है बनाना, ठीक है, ऐसा। तो पता है, फेराड हमारे लिए प्रैक्टिकल यूनिट नहीं होता है, तो हम प्रैक्टिकली कौन सा यूनिट यूज करते हैं, नैनो फेराड यूज करते हैं, हम पिको फेराड यूज करते हैं, हम लोग माइक्रो फेराड यूज करते हैं, म्यू एफ करके, ये। अच्छा, उसके बाद फिर देखो, मैंने बताया था तुम लोगों को कि ये हमारा हो गया था, फिर कैपेसिटी कैसे होती है वो सब मैंने बता दिया, ठीक है। थोड़ा सा मैं तुम लोग को अभी कैपेसिटर का ना, मैं तुमको थोड़ा फील देता हूँ एक्चुअली, ठीक है, तुमको सुन पढ़ करके अच्छा लगेगा। बाकी डेरिवेशन तो सब बुक में होते ही है, ठीक है, वो तो डिस्कस करेंगे। क्या, क्यों बनाया जाता है कैपेसिटर, ठीक है, क्या काम क्या होता है कैपेसिटर का? तो कैपेसिटर का मेन काम क्या होता है, समझो इस चीज को कि अ, मान लो कि अगर हमारे पास एक बैटरी है, ठीक है, बैटरी हमारे पास, वो बैटरी है 10 वोल्ट, ठीक है, और इस बैटरी से हमने अगर एक बल्ब जलाया, तो बैटरी में क्या होता है, बैटरी के अंदर केमिकल्स होते हैं ना, वो लिक्विड होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, तो उसका ना अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो मान लो कि उसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है 10 ओम का, या 9 ओम का मान लो, ठीक है, ज्यादा होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, अच्छा खासा बड़ा होता है, 9 ओम का उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। बैटरी है 10 वोल्ट की, और बल्ब है 1 ओम का। अब ये पूछा गया कि इसमें से कितना करंट तो करेगा, करंट हो जाएगा 10/10, दैट इज 1 एम्पियर। ये बल्ब में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, तो हीट का फॉर्मूला हो जाता है I²RT, आर कितना है, 1 है, दैट इज 1 जूल पर सेकेंड
हीट प्रोड्यूस होती है 1 सेकंड में 1 जूल। तो बहुत ज़्यादा नहीं होती है ये। अब क्या किया गया सुनना, अब हमने बोला कि ये बैटरी से ना हम क्या करते हैं, पहले बैटरी लेते हैं ऐसे करके और ना यहाँ पे हम एक कैपेसिटर लगाते हैं, ठीक है? और कैपेसिटर से हमने क्या किया, उसको चार्ज कर दिया। ठीक है, ऐसे कैपेसिटर कुछ होता है, ठीक है, मान लो शेप है कैपेसिटर, चार्ज कर दिया हमने, 10 वोल्ट का चार्ज हो गया। अब हमने क्या किया, बैटरी लेकर के यहाँ बल्ब लगाया। अब जब हमने इसको चार्ज कर दिया ऐसे मान लो किसी प्लेट को और हमने यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा दिया 10 वोल्ट का, क्योंकि जब बैटरी से चार्ज करते हैं ना, तो बैटरी से चार्ज फ्लो करेगा और चार्ज आपके जमा होने लगता है यहाँ। हमने लिया कैपेसिटर को और चार्ज कर दिया। अब क्या हुआ, बैटरी 1 ओम ये बल्ब 1 ओम का है, कितना हीट प्रोड्यूस, करंट कितनी हो जाएगी यहाँ पे 10/1 दैट इज़ 10 एम्पीयर। हीट प्रोड्यूस कितनी हो जाएगी I स्क्वायर इंटू R दैट इज़ 100 जूल पर सेकंड। कहाँ 1 है, कहाँ 100 है। देखो, तो ये पता है क्या होता है, जो कैपेसिटर होता है जो कैपेसिटर होता है, वो क्या करता है, पहले अपने आप के अंदर पहले एनर्जी स्टोर कर लेगा और फिर जो एनर्जी होती है ना, वो झटके के साथ देता है। क्योंकि इसके पास क्या अपना कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता, ठीक है? ये सिंबल मान के चलो एक बार के कैपेसिटर के लिए या तुम कोई भी सिंबल ले सकते हो। तो ये झटके वाली एनर्जी देता है। इसलिए बताऊँ जो कैमरा जो क्या कहते हैं, हमारे पास जो ये होता है, फ्लैश लाइट होती है। वो जो मोबाइल की जो फ्लैश लाइट होती है, ठीक है? वो फ्लैश जो अपने होता है ना, जब फ़ोटो क्लिक करते हैं तो जो फ्लैश होता है, ठीक है? तो वो फ्लैश जो होता है ना, लगभग वो जो रोशनी होती है बहुत कम समय के लिए होती है, लेकिन बहुत ब्राइट रोशनी होती है। क्यों क्यों वो इतनी ब्राइट कैसे होती है? क्योंकि कैमरे के अंदर ऐसी कुछ सेटिंग होती है कि पहले ना बैटरी से चार्ज होता है कैपेसिटर, फिर वो कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज देता है उस फ्लैश लाइट को, वो ग्लो करता है और जिससे रोशनी होती है। इसका डिमेरिट क्या होता है कैपेसिटर का, चार्ज तो हमने कर दिया, ठीक है? लेकिन जैसे ये बल्ब को क्या तुरंत रोशनी देता है, खपाक करके यहाँ से निकलेगा, बल्ब जलेगा, ठीक है? फिर बुझ जाएगा। क्यों? क्योंकि चार्ज निकला इसमें से, चार्ज कैपेसिटर में खत्म हो गया, उसके बाद बल्ब जलना बंद कर देता है। तो याद रखना कैपेसिटर का यहाँ पे आकर के बैटरी फेल कर जाती है, जहाँ पे हमको झटके वाली एनर्जी चाहिए होती है। झटके वाली एनर्जी मतलब एक बार में एनर्जी चाहिए होती है बहुत सारी, भले कम समय के लिए चाहिए, हमको वहाँ पे कैपेसिटर चाहिए। ठीक है, जैसे एग्ज़ाम्पल ले लो, जब फैन स्टार्ट होता है, तो फैन स्टार्ट जब होता है ना, तो स्टार्ट करने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। इसलिए क्या होता है, कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर क्या करता है, एक बार झटके वाली एनर्जी देके फैन फैन को स्टार्ट कर देता है, फिर वो अपना चलते रहता है। ठीक है? फिर मैंने बता के रखा था तुम लोग को, एक मशीन होती है जिसको हम लोग कहते हैं डिफिब्रिलेटर मशीन होती है। वो जो हॉस्पिटल में जो हार्ट के मरीज़ होते हैं ना, ठीक है? उनको क्या एक्चुअली अगर उनका हार्ट काम करना बंद हो जाता है ना, तो क्या होता है, हार्ट को ज़ोर से दबाया जाता है। तो ज़ोर से दबाने के लिए हमको बहुत ज़्यादा फ़ोर्स चाहिए होता है, क्योंकि हमारा फ़ोर्स पहले मसल से, फिर रिब से, मतलब जो, ठीक है, उसके बाद ट्रांसमिट होके हार्ट पे जाएगा। तो ह्यूमन हैंड से उतना फ़ोर्स नहीं मिल पाता है, तो क्या किया जाता है, उससे मशीन दी जाती है, ठीक है? मशीन ऐसे करके कभी देखा टीवी में दिखाता भी है, ऐसे करके 2 प्लेट टाइप का होता है, ठीक है? यहाँ से वायर निकलती होती है। तो वो रखा जाता है चेस्ट में और ज़ोर से उसको क्या कहते हैं, कैपेसिटर से उसको करंट दी जाती है, जिसकी वज़ह से इसमें क्या होता है, मैग्नेट वैग्नेट लगा होता है, झटके से वो एनर्जी देती है, ठीक है? तो याद रखना है, अगर कभी पूछ ले कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कैपेसिटर व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, इज़ रिक्वायर्ड फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, वी यूज़ कैपेसिटर। उस सिचुएशन में आकर के बैटरी काम नहीं करेगी, ठीक है? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, शॉर्ट में जितना मैंने बताया, कैपेसिटर इज़ यूज्ड व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, ठीक है? दिस इज़ द यूज़ ऑफ कैपेसिटर। सर शॉर्ट के बाद क्या लिखा?
फॉर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। अब मैंने बताया था तुम लोग को लास्ट क्लास में कि हमारे कैपेसिटर का यूज़ क्या होता है, ये भी हमको समझ में आ गया। तुमको पता होना चाहिए कि हम कोई चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं, कैपेसिटर का पढ़ने के पीछे कारण क्या होता है, ठीक है? तो और भी बताओ आगे जा कर के सीखोगे कि जो हमारे जो रिमोट कंट्रोल्स होते हैं, ठीक है? टीवी होती है, मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, सब में कैपेसिटर काम करते हैं, ठीक है? सब कैपेसिटर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है वहाँ पे। अच्छा देखो, मान लो कि मैंने कल क्या बोला था कि एक स्फीयर है, ठीक है? ऐसा स्फीयर था, ये कैपेसिटर है, ठीक है? क्योंकि चार्ज स्टोर कर सकता है, इसके पास एनर्जी होगी। अब इसके पास जो एनर्जी होती है अ, वो एनर्जी कहाँ पर होती है? सवाल है, हमने मान लो ये लिया, तो हम चार्ज को लेकर के आए, ठीक है? चार्ज यहाँ पे रखा, दूसरा चार्ज को लेके वो यहाँ पे रखा, इससे उसको रिपेल किया, ऐसे करके पूरा चार्ज हो। तो इस कैपेसिटर के पास क्या एनर्जी है? एनर्जी कहाँ पर है? अब मैं बोलूँगा तुम्हारे पास एनर्जी है, ठीक है? तुम बोलोगे सर मेरे पास एनर्जी है, मैं काम कर सकता हूँ। हमारी एनर्जी कहाँ पे? आँख में है, कान में है, नाक में, कहाँ पे? तो हम बोलते हैं ना हमारी एनर्जी हमारी बॉडी में है, ठीक है? हाथ में है, ठीक है? हम उससे कुछ उठा सकते हैं, पैर में है, फुटबॉल को मार सकते हैं। इन द सेम वे इसके पास एनर्जी कहाँ पे? याद रखना, एनर्जी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है? इसका जो फील्ड होगा ना ऐसा, वहाँ पे एनर्जी। अभी पूछोगे कि फील्ड में कैसे एनर्जी हो सकती है? फील्ड में एनर्जी होती है, इसका प्रूफ क्या है? ये जो फील्ड जो है ना, ये दूर तक की एक्सटेंड होता है, ठीक है? तो इस फील्ड में एनर्जी होती है। और देखो इसका देखो सबसे बड़ा एविडेंस क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी होती है? इसका सबसे इम्पोर्टेंट एविडेंस ये है कि हमको पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, वो बनी हो उसमें एनर्जी होती है। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी होती है, तभी तो वो तुम्हारे फ़ोन पे गिरती है और तुम्हारा फ़ोन जो होता है वाइब्रेट करता है, ठीक है? साउंड प्रोड्यूस करता है, तो एनर्जी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। अब अगर मान लो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनी होती है 2 चीज़ों से, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी है और मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी है। तो एनर्जी कहाँ पर होती है इस स्फीयर की? तो एनर्जी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है? तो मैं लिख सकता हूँ ऐसा, इन अ स्फीयर, ठीक है? ये टॉपिक ना एक्चुअली है, इसका टॉपिक लिख लो तुम लोग अ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सर वो जो सेंटेंस लिखा है उसके नीचे आएगा ना टॉपिक? हाँ, ये यहाँ से टॉपिक, इसका हो जाएगा यूज़ ऑफ कैपेसिटर, ठीक है? अभी नया टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसको समझाने के लिए मेरे को स्टार्टिंग यहाँ से करनी है, ठीक है? तो इन अ स्फीयर एनर्जी इज कंटेन्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से स्टार्ट होती है? स्फीयर से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी तक की एक्सटेंड करती है। अब यहाँ से लेकर के एनर्जी कहाँ तक की है? इन्फिनिटी तक की। ये एनर्जी हमारे कुछ काम की नहीं है। मान लो, अगर मान लो मैंने बोला कि मेरे पास मेरे को 10 लीटर पानी दो, ठीक है? और तुमने क्या किया, 10 लीटर पानी या तो मैंने तुमको बोला कि मैं तुम्हारे घर पे आया, मैंने बोला कि 1 ग्लास पानी देना। तुमने क्या किया, पानी को ज़मीन पे फेंक दिया, ठीक है? अब मैं पानी कैसे ले सकता हूँ? ना पीने के काम में, ना नहाने के काम में वो तो, क्योंकि वो तो पूरा पानी स्प्रेड है। इन द सेम वे यहाँ पर एनर्जी पूरी स्प्रेड है, ये एनर्जी हम कैसे यूज़ करें? तो एनर्जी को यूज़ करने के लिए क्या दिमाग लगाया गया देखो, अगर सोचो ये ऐसे स्फीयर है, मैंने क्या दिमाग लगाया, मैंने ना इसके सामने एक और स्फीयर रख दिया, ठीक है? जब मैंने इसके सामने एक और स्क्वायर रख दिया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो,
यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो प्लस से स्टार्ट होगी, माइनस पे आके खत्म हो जाएगी। तो ये जो एनर्जी, जैसे मैंने एक स्फीयर इसके सामने और रख दिया, तो मेरे को फ़ायदा क्या हुआ इससे? मेरा फ़ायदा ये हुआ कि वो जो एनर्जी जो जो क्या कहते हैं बिखरी हुई थी, पूरी पूरी स्प्रेड थी, वो एनर्जी हो जाती है बाल्टी टाइप। बाल्टी टाइप मतलब जैसे बाल्टी में पानी रहता है, उस पानी को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? वैसे एनर्जी क्या होगी, बाल्टी टाइप हो गई, ये एक रीजन में कन्फाइंड हो गई। तो एक रीजन में अगर कन्फाइंड हो जाती है, तो हम उस एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अब क्या दिमाग लगाया गया, इससे हमको एक और इससे न्यूट्रल स्फीयर रखने से हमको एक फ़ायदा हुआ कि एनर्जी गॉट कन्फाइंड। एक और फ़ायदा हुआ, देखो कैसे? मान लो इसका वोल्टेज V है, और एक बात याद रखना, कैपेसिटेंस जो होता है ना किसी बॉडी का, ठीक है? वो हमेशा डिपेंड करता है उसकी बॉडी के शेप के ऊपर, बॉडी के साइज़ के ऊपर, और उसके आजू-बाजू कौन-सा मीडियम है, ठीक है? मीडियम की बात हम लोग आगे जाकर के देखेंगे भी। अभी तो समझ लो शेप एंड साइज़, ठीक है? तो इसका मैंने बोला था कि इसका कैपेसिटेंस था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R था। अब क्या होता है कि ये जो स्फीयर है ना, ठीक है, इसका कैपेसिटर है, इसका वोल्टेज पहले मान लो V था, अकेले का। मैंने क्या किया, यहाँ पे ला कर के रख दिया दूसरा कैपेसिटर, ठीक है? अब क्या होता है, इसका नेगेटिव जो है ना, इसके पास है, तो ये नेगेटिव क्या करते हैं यहाँ पे, यहाँ बनाएगा, यहाँ थोड़ा पोटेंशियल कम कर देगा। मान लो इसका 100 था अगर, ये नेगेटिव ने क्या किया, यहाँ पोटेंशियल कर दिया, क्रिएट किया -10 -20, और पॉजिटिव ने किया +10। इसका ओरिजिनल 100 था, इसको ला करके रखा, नेगेटिव ने यहाँ पे -20 क्रिएट किया, पॉजिटिव ने यहाँ +10 क्रिएट किया। यहाँ पर नेट पोटेंशियल हो जाएगा कितना, 90। अब मैंने क्या बता के रखा अभी कि हर बॉडी का अपना जो है ना एक वोल्टेज होता है, अगर हम उस वोल्टेज के बियॉन्ड चार्ज देंगे तो वो चार्ज लीक करने लगता है, ठीक है? मान लो इसका कैपेसिटेंस था 2, ये चार्ज स्टोर कर सक मैक्सिमम वोल्टेज इसका रख सकता था 100 वोल्ट। हमने क्या किया, हमने दिमाग लगा करके आर्टिफिशियली हमने इसके पोटेंशियल को 100 वोल्ट से कर दिया 90 वोल्ट। इसका कैपेसिटेंस मान लो 2 है, वो तो चेंज करेगा, फिक्स बात, ठीक है? वो तो फिक्स ही रहेगा। तो अभी 100 से हमने कर दिया 90, ठीक है? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अभी हमारे पास वोल्टेज बढ़ाने का कितना स्कोप है? तो आंसर है 10 वोल्ट का। हमारे पास 10 वोल्ट का स्कोप है वोल्टेज बढ़ाने का। तो हम उसको 10 वोल्टेज का स्कोप है, तो हम यहाँ पे एक कैपेसिटेंस था 2, तो हम इसको और कितना एक्स्ट्रा चार्ज दे सकते हैं, तो आंसर है 20 कूलम्ब चार्ज, ठीक है? हम यहाँ दे सकते हैं। ये पता वही कहानी हो गई, मान लो बकेट है, ठीक है? और बकेट पानी स्टोर कर सकता है 10 मीटर। तुमने क्या किया, बकेट को गर्म किया और उसको फैला दिया। अब पानी का जो क्या कहते हैं, जो हम पानी यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं और ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। कुछ ऐसा ही वहाँ पे एग्ज़ाम्पल ले लो। तो अब क्या हम यहाँ बोल सकते हैं कि हम इसकी हमने यहाँ पे रख कर के इसकी कैपेसिटी को बढ़ा दिया। तो 2 बातें सुनना ध्यान से, मैं दोनों लिखूँगा स्क्रीन पे अभी, लेकिन पहले अपने दिमाग में सेट कर लो। हम अ, एक स्फीयर के आगे सामने दूसरा स्फीयर क्यों रखते हैं? पहली बात, ताकि हमारी एनर्जी बाल्टी टाइप बन सके, मतलब एनर्जी कन्फाइंड हो सके। दूसरी बात, दूसरा स्फीयर रखने से क्या होता है, पहले स्फीयर का पोटेंशियल कम हो जाता है, तो हम वहाँ पे और चार्ज को एकोमोडेट कर सकते हैं, ताकि उसका वोल्टेज जो है और चार्ज को वहाँ पे हम एकोमोडेट कर सकते हैं, जिससे कि उसकी कैपेसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। अब एक साइंटिस्ट ने देखा ये, उसके दिमाग में एक बात आई, बोला कि अच्छा, तुम अगर इसको, इस स्फीयर को, ये अगर मैंने इस स्फीयर को अर्थ कर दिया, अर्थ कर दिया, ठीक है? धरती माता से हमने इसको जोड़ दिया। एक तार ली, उसका एक एंड हमने स्फीयर में लगाया और दूसरा एंड हमने अर्थ में डाल दिया। तो क्या होता है, ये जो पॉज़िटिव चार्ज है ना, ये फ्री है, इसको कोई पकड़ के नहीं रखा हुआ है। ये क्या होता है, ये चले जाएँगे अर्थ में। ये अगर अर्थ में चले जाएँगे ना, तो यहाँ पे खाली नेगेटिव बचेगा। ये पॉज़िटिव जो यहाँ पे 10 बना रहा था, ये भी नहीं बनेगा। यहाँ पे 80 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 80 वोल्ट हो जाएगा। वोल्टेज बढ़ाने का स्कोप कितना हो गया? 20 वोल्ट का, ठीक है? कितना चार्ज हम एक्स्ट्रा दे सकते हैं? अभी 80 से 100 से 80 हो गया। अभी हम चार्ज यहाँ पे 2 देंगे, तो हम लोग यहाँ पे 40 कूलम्ब चार्ज हम एक्स्ट्रा और दे सकते हैं।
अगर हमने इसको अर्थ कर दिया तो। क्लियर? तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने एक तो पहले रखा था क्या कहते हैं अनचार्ज स्फीयर, और उसके बाद हमने क्या किया, उसको हमने अर्थ कर दिया, तो हमारा फायदा और बढ़ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं। अच्छा, ये तो मैंने तुमको बता दी स्फीयर की। अभी पता है आगे जाके क्या देखोगे कि हम लोग स्फीयर नहीं लेकर के ना, हम लोग ऐसे करके पैरेलल प्लेट ले लेते हैं। एक प्लेट लेते हैं, उसको हम लोग चार्ज कर देते हैं, दूसरी प्लेट लेते हैं, न्यूट्रल होती है, उसको हम लोग अर्थ कर देते हैं ऐसे करके। ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। वोल्टेज कम कैसे हुआ अभी बताया ना मैंने, देखो ये 100 वोल्ट था, नेगेटिव इंड्यूस हो गया, पॉजिटिव इंड्यूस हो गया। नेगेटिव यहाँ बनाएगा नेगेटिव पोटेंशियल, बनाया मान लो -20 वोल्ट। पॉजिटिव बनाएगा, पॉजिटिव थोड़ा दूर है, वो कम बनाएगा, वो बनाएगा 10 वोल्ट। तो कितना हो गया था देखो, क्या कहते हैं 90 वोल्ट हो गया था ना। देखो तो वोल्टेज जो 100 वोल्ट था 90 वोल्ट हो गया। हमने इसको अर्थ कर दिया, ये पॉजिटिव भी हट गया, खाली नेगेटिव बचा, तो ये 10 वोल्ट भी हट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 100 से वो 80 वोल्ट हो जाएगा। कितना बढ़ाने का स्कोप हो गया, आंसर है 20 वोल्ट बढ़ाने का स्कोप हो गया। तो हम 20 वोल्ट, कैपेसिटेंस 2 है, तो हम उसपे से 40 कूलम चार्ज एक्स्ट्रा दे सकते हैं। सबको ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो हाँ या ना। तो मैं आगे इसका नोट्स लिखवा देता हूँ फिर। Yes, sir. हाँ सर और आ गए। कोई डाउट किसी को? ठीक है, चलो मैं तुमको हम लोग जो यूज करते हैं ना, वो ऐसा वाला होता है। ठीक है, कैपेसिटर दो पैरेलल प्लेट होती है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। इसका यहाँ पे प्लस होता है वो अर्थ में चला जाता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होती है, कन्फाइंड होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। क्वेश्चन होगा, व्हाई डू वी यूज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? आंसर, पहला आंसर, इन इट इलेक्ट्रिक फील्ड gets confined electric field, and hence electric energy gets confined in a region. पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट होगा कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। ये दोनों पॉइंट को नोट कर दो। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, व्हाई डू वी यूज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? तो ताकि एनर्जी रीजन में कन्फाइंड रहे, और इसका कैपेसिटी बढ़ सके, हम ज़्यादा चार्ज हो।
आगे बढ़े। जितना मैंने पढ़ाया है अभी तक की, इसमें सबको सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो पूछ लो। आ गया सर। आगे ना, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तुमको सिर्फ ये तुमको लगेगा कि यही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होते हैं, इसके कारण क्या है, ठीक है, हमको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। बिकॉज देखो कैपेसिटर चैप्टर जो है ना रिलेटिवली थोड़ा टफ होता है। कैपेसिटर चैप्टर इज नॉट इजी चैप्टर, मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि पहली बात तो बच्चों को पता नहीं था कि कैपेसिटर यूज क्यों करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, उनको लगता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बस बना दिया गया है, बस ये दुनिया में इकलौता इसी तरह का कैपेसिटर होता है, ऐसी बात नहीं होती है। उसको जानबूझ के वैसा बनाया जाता है, कुछ दो कारण होते हैं उसके पीछे। वैसे तो बताओ, दुनिया की हर बॉडी कैपेसिटर ही। अब बात करते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है हमारा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो अगर हम बात करें ना, तो हम ऐसा देखेंगे, देखो याद रखना कि टफ से टफ क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। जब तुम लोग एंट्रेंस भी करोगे, ठीक है, तो नीट भी करोगे, ठीक है, बहुत फॉड़ो फॉड़ो क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन कैपेसिटेंस कभी भी निकालना हो, उसका हमेशा एक ही फॉर्मूला होता है, C इक्वल टू क्यू बाय वी, ठीक है। हमेशा यही से स्टार्ट करते हैं। अब मान लो हमारे पास ऐसे करके दो प्लेट है, ठीक है, और हमसे पूछा गया कि इसका कैपेसिटेंस क्या हो। मान लो जो प्लेट है इसका एरिया है मान लो ए, और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट है डी, ठीक है। तो इसका कैपेसिटेंस हमसे पूछा जाएगा, तो सी हो जाएगा क्यू बाय वी, ठीक है। मान लो कि इसका जो चार्ज डेंसिटी वो हमने दिया सिग्मा। सिग्मा क्या होता है? चार्ज डेंसिटी। अब देखो सी निकालने बोला जाएगा, तो सी हो जाएगा हमारे लिए इसके पास सिग्मा ए बाय वी। वी क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस। याद रखना, मैंने तुम लोगों को क्या बोला था, मैंने पता है कल एक बात बताई थी, मुझे लगा था कि बहुत बच्चों के बात क्लियर नहीं हुई होगी। क्या मैंने बताया था कि अगर मान लो स्फीयर है, तो हम बोलते थे कि Q by V capacitance. What was V here? V was the voltage of the potential of this sphere. एक्चुअली तरीके से हम ऐसा बोलेंगे, अगर एक ही बॉडी है तो V क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द बॉडी। और दूसरा बॉडी कहाँ है? हम मान लेते हैं कि इंफिनिटी पे, जहाँ पोटेंशियल जीरो है, तो V माइनस जीरो, ये पोटेंशियल डिफरेंस है बॉडी का और इंफिनिटी का। यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर एक प्लेट यहाँ पर है, दूसरी प्लेट यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो V लिखेंगे, व्हाट इज V हियर? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, हियर C इज कैपेसिटेंस। छोटी छोटी बातें होती है जो कि पता है बाद में नहीं क्लियर होना तो फिर कंफ्यूजन होता है। C इज कैपेसिटेंस, Q इज चार्ज ऑन आइदर प्लेट, and V is the potential difference between the plates. Clear? सर 1 मिनट लिखना बाकी है। लिख
याद रखना अगर सिंगल बॉडी होता है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस बॉडी का और इंफिनिटी का होगा वही उसका पोटेंशियल कहलाता है। जब पोटेंशियल सिंगल आइसोलेटेड बॉडी होगा तो पोटेंशियल लिख सकते हैं, बट जब दो बॉडीज होती है तो आपको वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस ही लिखना पड़ेगा। हाँ सर, हो गया। आगे देखिए, ठीक हो चुकी भाई। क्यू के यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। सिग्मा क्या चार्ज डेंसिटी, ए क्या एरिया। व्हाट इज बी हियर, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा ई इंटू डी। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस मैंने बताया था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव नेगेटिव जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड सिंगल प्लेट की वजह से था 2 इंटू 2 करेंगे हाँ कहाँ पे, ये कैपिटल ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये चार्ज डेंसिटी है। ये क्या है, चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 इंटू डी। अच्छा, एक चीज देखो ध्यान से, मैंने तुम लोग को पता कुछ बातें बताई थी कि जो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है ये कौन सी प्लेट के लिए वैलिड है फॉर्मूला, ये वैलिड होता है सिर्फ और सिर्फ लार्ज प्लेट के लिए, जो प्लेट बहुत बड़ी होती है। क्लियर। और मैंने तुम्हें क्या बोला था कि देखो बहुत बड़ी प्लेट, बहुत बड़ी वायर, ये सब बातें जो होती है ना, ये सब बातें रिलेटिव होती है। मतलब बड़ी प्लेट का मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट है ना वो प्लेट के बहुत नजदीक है। जैसे मान लो बड़ी प्लेट मतलब कैसा हो गया, एक तुम्हारा हैंड का जो पाम है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो लार्ज पाम। कब, जब मैंने बोला कि पॉइंट की दूरी तुम्हारे पाम से बहुत ही कम होगी, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये बहुत क्या कहते हैं, दिस इज आवर लार्ज पाम। ठीक है, लार्ज मतलब ये नहीं होता कि वो चीज हमारी धरती से लेके चांद तक की है, ऐसा नहीं होता। लार्ज मतलब फिजिक्स में जब मैं लार्ज प्लेट बोलता हूँ तो प्लेट के साइज के सामने दूरी जो है बहुत छोटी होनी चाहिए। अगर प्लेट का साइज अगर मान लो 1 मीटर स्क्वायर है तो दूरी है मान लो 1 मिलीमीटर, ऐसा। और यहाँ पे पता जब तुम कैपेसिटर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, ठीक है, मैं दिखाऊंगा अभी, लिखा रहेगा अ प्लेट ऑफ एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 1 मिलीमीटर। बहुत छोटा डिस्टेंस होता है, 0.3 मिलीमीटर बहुत छोटा डिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से प्लेट को हम लोग लार्ज साइज का ट्रीट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू डी बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो क्यों मैंने एक सिंगल के लिए बाय 2 होता है, दो के लिए इंटू 2 कर देंगे। देयरफॉर कैपेसिटेंस Q by V, सिग्मा A बाय एप्सिलॉन नॉट, ऊपर चला गया हो तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाय, दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटी एप्सिलॉन नॉट A बाय D। ये नोट कर जाओ, एकदम गारंटी से बोल रहा हूँ, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी फैराडे में जब टेस्ट होगी कैपेसिटर की, 2 मार्क का ही क्वेश्चन गारंटेड रहेगा। ठीक है, और पोटेंशियल चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ है, उसकी टेस्ट मैं लूंगा संडे। ठीक है, पोटेंशियल चैप्टर की टेस्ट। अभी देखो सही बताओ ना, मेरे को बहुत बुरा लगता है तुम लोग 12 मार्क 14 मार्क लेकर के आते हो फिजिक्स के, बताओ
एक पूरा का पूरा तुम लोग का एक छोटा सा चैप्टर होता है, तुम लोग कर नहीं पाते हो, तुम लोग बोर्ड में कैसे करोगे बताओ? हाँ, मैं तुम लोग को ये बोलता हूँ कि चलो भाई ईमानदारी से टेस्ट दो, ठीक है, कि कॉपी वॉपी मत मारो, तुम लोग ठीक है, कॉपी नहीं मारोगे तो कम मार्क्स लेकर क्या होगे क्या? हाँ, सबके देखता हूँ 12 मार्क, 13 मार्क, 14 मार्क, 16 मार्क। एक सिंगल चैप्टर के जब टेस्ट है तो तुम्हारे 25 से 25 आने चाहिए ना। वो भी कितने सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ओपन है। अभी बताओ, मैंने तुम लोग को क्या कहते हैं, जो पेपर जो चेक करके मार्क्स लिख करके भेजा है ना मैंने, जाके पेपर देखना अपना। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, गॉस थ्योरम में डायग्राम ही ड्रॉ नहीं किया। डायग्राम नहीं ड्रॉ करोगे, याद रखो डायग्राम, मैंने तो 1 मार्क काटा है, कोई बड़ी बात नहीं, 3 मार्क में तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 1.5 मार्क भी काट लिया जाओ सवाल। डायग्राम ड्रॉ कर, डायग्राम नहीं ड्रॉ करोगे तो मार्क्स कहाँ से मिलेंगे? नोट करो अच्छे से। सर हाँ बोलो। सर वो v इजिकल्स टू ई इंटू डी में फॉर्मूले का माइनस नहीं आएगा? ये यहाँ माइनस लिखना होगा। हाँ, फॉर्मूले का माइनस छोड़ दो, माइनस इज जस्ट फॉर डायरेक्शन, ठीक है। माइनस ये दिखाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस में राइट वाला हाई पोटेंशियल है कि लो वाला हाई पोटेंशियल है, बट वी नीड जस्ट पोटेंशियल डिफरेंस। इसको नोट कर जाओ। एंड मैं सही कह रहा हूँ, इस बार जब मैं पोटेंशियल का टेस्ट लूंगा, ठीक है, तो मैं ना तुम्हें कुछ पहले ही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। एक तो इसको, ये सबका नोट हो गया है ना? एक हाँ सर पोटेंशियल हो ड्यू टू गया। पॉइंट चार्ज गारंटी रहेगा, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल गारंटी रहेगा। उसके बाद इक्वी पोटेंशियल सरफेस की जो प्रॉपर्टीज होती है ना, 4 प्रॉपर्टी थी, ठीक है, उस पे से रीजन बेस्ड क्वेश्चन में जरूर पूछूंगा, ठीक है। और टॉर्क, मैं क्वेश्चन आज भेज दूंगा, ठीक है, आज भेज दूंगा। लेकिन उन क्वेश्चन में से जो भी मैं भेजूंगा ना, उसमें से गारंटीड क्वेश्चन मैं एकदम खुल्लम खुल्ले वो लॉ के क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, तुम्हारे स्कूल एग्जाम में भी रहेगा, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी रहेगा, और यहाँ के टेस्ट पे भी रहेगा। कौन से पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये 3 सवाल रहेंगे तुम्हारे, 3 या 9 मार्क के रहेंगे। एकदम इसको, इस पे आधे मार्क का भी किसी का कट्टा नहीं चाहिए इसमें। और ये सब ये क्वेश्चन जो है ना, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसी बोर्ड हो, चाहे गुजरात बोर्ड हो, ठीक है। हाँ, एक और पीडीएफ भेज दूंगा मैं, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन तुम लोग तैयार कर जाओगे, इस क्वेश्चन को भी नोट कर जाओ, ठीक है, टेस्ट के लिए। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। एंड भाई देखो, मैंने क्या कहते हैं, तुम लोग की क्लासेस स्टार्ट हुई लगभग कब से पढ़ा रहा हूँ, मार्च से पढ़ा रहा हूँ मैं। मैंने मैसेज भी किया था कि जिसकी भी फीस पेंडिंग है, ठीक है, उसको अपनी फीस क्लियर करनी होगी। मैं, मुझे पता है, मुझे बार बार पसंद नहीं है कि मैं हर एक बच्चे को इंडिविजुअली बोलूँ, मैसेज करके बोलूँ, ठीक है। जिसकी भी फीस पेंडिंग है ना, ठीक है, उनको फीस पे करनी होगी। एकदम, मैं एकदम स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ। मैंने मैसेज भी किया था, ठीक है,
परसों तक की जिसकी भी फीस पेंडिंग है, ठीक है, यू हैव टू पे बाय डे आफ्टर टुमारो। अभी देखो हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सी क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ठीक है। तो या देखो यहाँ पे क्या है, जो कैपेसिटेंस होता है ना, ठीक है, मैंने तुम्हें क्या बोला था कि वो डिपेंड करता है शेप और साइज पे डिपेंड करता है। मैंने बोला भी था Q इक्वल टू सी बी, ठीक है, तो सी क्या था, Q बाई वी था। तो मैंने बोला भी था क्लियरली कि अगर यहाँ पे हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो क्या वोल्टेज को बढ़ाने से, ठीक है, क्या कैपेसिटेंस घटेगा कि बढ़ेगा। तो हमने देखा था वोल्टेज बढ़ा देंगे ना तो कैपेसिटेंस में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है, वो हमेशा फिक्स रहता है। कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, शेप एंड साइज पे। अगर हमने एरिया को बढ़ा दिया तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, अगर हमने डिस्टेंस को घटा दिया तो कैपेसिटेंस जो होता है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो नोट कर लेना इस चीज को कि ये 1 मार्क का आता है क्वेश्चन ऑन व्हाट फैक्टर डज द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड। पहला इट डिपेंड्स अपॉन द एरिया, ठीक है, और दूसरा इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, ठीक। अब ना इसमें से छोटा सा मॉडिफिकेशन और आता है, डाई इलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट। पहले ना मैं तुमको समझाया था, मतलब डाई इलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट तो लंबा टॉपिक जाएगा। पहले पढ़ लेते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, फिर से इस टॉपिक पे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। मान लो कि हमारे पास कैपेसिटर्स है, ठीक है, पैरेलल पे कैपेसिटर है। अब इसको जोड़ने का क्या तरीका होता है, एक हमने ऐसे लिया, इस तरह से हमने एक कैपेसिटर को लिया, उसको दूसरे के साथ, इसको तीसरे के साथ ऐसे ऐसे जोड़ दिया। हमको अगर ए पॉइंट से दूसरा पॉइंट जाना है, बी बी तक जाना है, तो हमारे रास्ते में एक से ज्यादा कैपेसिटर आएंगे। ये जो कॉम्बिनेशन होता है कैपेसिटर का, दिस इज कॉल्ड एज सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं उसको, सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर मान लो हमारा कैपेसिटर इस तरह से है, ऐसे, और अगर मान लो मेरे को अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना है, यहाँ पे जाने, यहाँ पे जाने के तीन रास्ते, एक रास्ता जिसमें एक कैपेसिटर, दूसरा, तीसरा, ये वाला हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज, ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, और ये क्या रहता है, पैरेलल। इसको पहले नोट कर लो अच्छे से सब कुछ।
अब देखो ये पता है, ये जो कहानी में पढ़ाऊंगा ना तुमको अभी, ये बिल्कुल हमारे रजिस्टर जैसी है, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन का था और पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला, ठीक है। अब जैसे देखो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन हमारे पास बैटरी है, बैटरी का वोल्टेज मान लो V है, इसका कैपेसिटेंस मान लो C1 है, C2 है, C3। क्या होता है, ये C1 से ना क्या होता है, पहले नेगेटिव चार्ज प्लस वाला खींच लेता है, तो जब नेगेटिव वाला खींच लेगा तो यहाँ पे क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस आ जाएगा ना, है ना। तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव यहाँ से क्या होता है, बैटरी का नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स गया तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये क्या करता है, प्लस यहाँ पे इंड्यूस करता है माइनस चार्ज। अब ये जो कैपेसिटर है ना, ये देखो ये प्लेट किसी से कनेक्टेड नहीं है, इसको बोलते हैं दे आर आइसोलेटेड। यहाँ पे माइनस अगर आएगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, तब ना इसका नेट चार्ज पूरे दोनों का मिला के जीरो हो जाएगा। पहले भी जीरो था, अभी भी जीरो, कनेक्टेड तो बैटरी से ही है। ये प्लस होगा तो फिर ये माइनस हो जाएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा, और ये फिर कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे चार्ज अगर क्यू आता है, यहाँ चार्ज माइनस क्यू आएगा, यहाँ चार्ज प्लस क्यू आएगा, यहाँ चार्ज माइनस क्यू आएगा, यहाँ चार्ज प्लस क्यू आएगा, यहाँ चार्ज माइनस क्यू आएगा। तो सबसे पहली चीज हमसे पूछी जाएगी कि अगर हमने 3 कैपेसिटर को कनेक्ट किया सीरीज में, ये डेरिवेशन एग्जाम में आता है, बहुत बार आता है, ठीक है। अगर हमने 3 कैपेसिटर को कनेक्ट किया सीरीज में, व्हाट रिमेन्स सेम, तो इन सीरीज चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर रिमेन्स सेम। ठीक है, पहली चीज, ये 3 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम गारंटीड आएगा यहाँ एग्जाम में। और खास करके मैंने सीबीएसई में तो फिर भी कम देखा ये वाला क्वेश्चन, लेकिन आईएससी बोर्ड में तो मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन देखा आते हुए। उसके बाद अब यहाँ पे वोल्टेज का क्या होता है, तो क्या होता है वोल्टेज, यहाँ पे जैसे वोल्टेज हमने सप्लाई किया, बैटरी का सप्लाई किया, मान लो 100 वोल्ट, तो हमको इसके अक्रॉस थोड़ा वोल्टेज मिलता है, थोड़ा वोल्टेज इसके अक्रॉस मिलता है, थोड़ा इसके अक्रॉस मिलता है। यहाँ मान लो मिलता है V1, यहाँ मिलता है V2, यहाँ मिलता है V3। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ इन सीरीज कॉम्बिनेशन द वोल्टेज डिवाइड्स, ठीक है, वोल्टेज क्या होता है, डिवाइड कर जाता है। हमने मेन अगर अप्लाई किया वोल्टेज V, तो क्या वोल्टेज होगा V1, ठीक है, ऐसे डिवाइड कर जाता है। अब हमसे क्या पूछा गया है कि ठीक है, हमको दो थ्योरी समझ में आ गई है, हमसे मांगा गया है, ठीक है, क्वेश्चन क्या होगा आगे, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये एग्जाम में आता है। इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है, हमने तीनों कैपेसिटर को हटा दिया, हमने इकलौता एक ही कैपेसिटर लगाया तीनों के बदले, तो बताओ उस अकेले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए ताकि वो अकेले वोल्टेज V पे काम करे। ठीक है, जैसे तीनों डिवाइड हो गया ना वोल्टेज, उसको अकेले वोल्टेज V मिलना चाहिए। तो हमको पता ना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, V इक्वल्स टू, हमने क्या लिखा है, V1 प्लस V2 प्लस V3, है ना। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो मैं याद रखना कि इक्विवेलेंट लिखने के लिए मैं सबसे देखो ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना इक्विवेलेंट निकालने वाला, ये कैपेसिटर में आएगा, ये आएगा तुम्हारा रेजिस्टर में आएगा, ये इंडक्टर में आएगा। ये बताओ कहाँ पे आया, ये कहाँ पे आ चुका होगा, ये स्प्रिंग वाले में भी आ चुका होगा। हाँ कंटिन्यू है वो, ये कंटिन्यू है इसका फाइंड इक्विवेलेंट।
कभी भी ऐसे इक्विवेलेंट निकालने के लिए आए तो हमेशा एक चीज याद रखनी है, जो चीज भी डिवाइड कर रही है पहले वो लिखो। मैं क्या लिख सकता हूँ, v इक्वल्स टू v1, तो v को मैं क्या ले सकता हूँ, q बाय सी ई। q बाय सी क्या हो गया, q इक्वल टू सी वी था ना, c क्या हो गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटी। v1 क्या हो जाएगा, q बाय सी वन, v2 q बाय सी टू, सबसे q q हट जाएगा, 1 बाय सी क्या हो जाएगा, 1 बाय सी वन। पता है जो तुम लोगों ने पढ़ के रखा था ना रजिस्टर का क्लास 10th में, जो तुम लोगों ने सीखा था रजिस्टर का पैरेलल में, वो कैपेसिटर का बन जाता है सीरीज में। देख लो यार, इसको नोट करो। सर वहाँ पे पीछे फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्या बोल रहे हो, नहीं सर, हो गया क्या बोल रहे सर, कुछ नहीं। हो गया। ठीक है, तो ये आता है एग्जाम में 3 मार्क का आता है। ठीक है, तो खास करके मैं बोल रहा हूँ बोर्ड आईसी के बोर्ड एग्जाम में ये 2 बार आ चुका है क्वेश्चन। अच्छा, अब देखो, अगर यहाँ तो मैंने 3 कैपेसिटर लिए और 2 कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर वाला भी बहुत कॉमनली आता है। 1 बाय सी क्या हो जाएगा, 1 बाय सी वन, ये सी वन सी टू, ये भी याद कर जाना कि 2 कैपेसिटर वाले बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं, तो हमारे लिए शॉर्टकट आसान रहता है। ठीक है, इतना नोट कर जाओ आज से निकाल। तो आज के लिए काफी इतना। बाय, टेक केयर, एंजॉय, अच्छे से पढ़ाई करो।